हेलो दोस्तों, मैं अपनी जेडएस क्लासेस में आपके स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 में चैप्टर 8। और चैप्टर 8 का जो शीर्षक दिया गया है वह है हमारा देसी जनता। देसी जनता के बारे में जो है बताया गया है। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमें देसी जनता को सभ्य बनाया जाता है, राष्ट्र को कैसे शिक्षित किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजा और नवाबों, किसानों, आदिवासियों को किस तरह से प्रभाव पड़े थे, उनकी सत्ताएं किस तरह से छीन चुकी हैं, किस तरह से आदिवासियों को प्रभाव पड़ा है, किस तरह से स्थानीय शासन के लोगों की सत्ताएं छीन चुकी है, उनको घर से कैसे बेघर कर दिया जाता है, कैसे ब्रिटिश सरकार जो है सारी चीज़ें अपने अधीन कर लेती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम इनसे देखेंगे कि ये सारी चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। तो विद्यार्थियों के जीवन को यदि हम बात कर लें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन को समझना बहुत ही आवश्यक है। भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय क्षेत्र पर ही नियंत्रण नहीं चाहते थे, वह चाहते थे कि पूरी सांस्कृतिक मिशन भी हम क्या कर ले, कवर कर ले, पूरा सांस्कृतिक कल्चर ही क्या करें, चेंज कर दें। हालांकि उनका मिशन सक्सेस इस समय दिखाई देता हुआ आ रहा है कि हम लोगों ने किस तरह से उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों, मूल्य, मान्यताओं को बदलना है। इसलिए बदलाव लाने जाना था। भारतीयों को शिक्षित की बात करें तो उनको सभ्य बनाने, जो अनसिविलाइज्ड दिख रही थी उसको सिविलाइज करने की वो कोशिश कर रहे थे। और अंग्रेज की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे कि अंग्रेज जो है शिक्षा को किस रूप में देखते थे। क्या वह हमारी शिक्षा से असभ्य बनाना चाहते थे, क्या शिक्षा से सभ्य बनाना चाहते थे, वो किस रूप में अंग्रेज शिक्षा को किस रूप में देखते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कि जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। शिक्षा को जो विचार आज हम सामान्य दिखाई देते हैं, पिछले 200 सालों से किस तरह विकसित हुए हैं। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और अंग्रेज के विचार किस तरह से विकसित हुए, भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो इसमें एक आती है प्राच्यवाद की परंपरा। आइए देखते हैं प्राच्यवाद की परंपरा क्या है। बात है 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स नाम का एक सज्जन कलकत्ता आते हैं। विलियम जोन्स कहाँ आते हैं? 1783 में कलकत्ता आते हैं। और कोलकाता आने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। किसको? विलियम जोन्स को। विलियम जोन्स इंग्लैंड से है। आने के बाद जो है इनको कोलकाता के अंतर्गत जो हमारी हाई कोर्ट थी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है उनको जज के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। जब जज के पद पर नियुक्त किया जाता है तो कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे, बहुत ही अच्छे भाषा जानने वाले थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। ऑक्सफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था और अंग्रेजी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। साथ ही साथ वह एक दोस्त से अरबी सीखने की भी क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। देखिए, अरबी के अलावा फारसी भी सीख चुके हैं। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों तक संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर वो संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्हें कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, अंगड़ी, चिकित्सा विज्ञान, इन सारी चीज़ों का क्या हो गया, अध्ययन शुरू कर दिए और पूरी जानकारी। क्योंकि देखिए, जिज्ञासु इंसान जो है, जो हर चीज़ क्षेत्रों की जानकारी रखना चाहता है, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को क्या करेगा, कवर करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कर रहे थे, अपने आसपास के लोगों से सीखने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग भी क्या करते हैं, अपने आसपास से सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जोन्स ने पाया कि कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर उनकी जैसी दिलचस्पी रखते हैं कि वो भी क्या करें, इन सभी भाषाओं को सीखें। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलैंड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे।
प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का क्या करते हैं, गठन करते हैं, और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। किसके द्वारा किया गया, तो वह किसका दिया, विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। जोन्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज नियुक्त किए गए हैं। वो क्या कर रहे हैं, सभी प्रकार की भाषाओं को सीखने की प्रयत्न कर रहे हैं, और सभी प्रकार की भाषाओं को सीख कर क्या करेंगे, तो वह जितने भी संस्कृत है, फारसी है, अरबी है, उन सारी किताबों को अपने इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों को प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा संबंध रखते थे, क्योंकि कुछ सीखना होगा तो क्या करना होगा, उसको सम्मान देना होगा। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय सभ्यता जो है, प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में वह पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि वह जानते हैं कि भारतीय कल्चर जो थी एक अपने आप में बहुत ही सभ्य कल्चर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है किसी न किसी कारणवश से जो है वंश आते गए, ये सारी चीज़ें आती गई, और यूरोपीय कंपनी आती गई और उनके ऊपर जो है ज़बरदस्ती प्रभाव डालते गए और उनके कल्चर को बदलते गए। हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है कि हिंदू और मुसलमानों के क्या विचार थे, उनके एक साथ रहने के क्या मकसद हुआ करते थे, कैसे वे एक साथ मिलजुल करके रहते थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते थे। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और इन सारी चीज़ों में क्या हो गए, जुट जाते हैं। देखते हैं कि विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रकार से कोलब्रुक और जोन्स हर प्रकार की जो है साक्ष्य को जुटाने में लग जाते हैं। यहाँ पे घटना क्या है कि इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित और कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि यदि हम भारतीयों को ही अपनी उन्हीं का ज्ञान देते हैं तो उनकी भाषाओं को समझने, और हम तो अपनी भाषा जानते ही हैं, साथ ही साथ उनकी भाषाओं और अपनी भाषाओं को एक दूसरे को समझाने में, एक दूसरे का संप्रेषण करने में आसानी होगी, और उन्हीं की भाषा को जो हम सीख जाएंगे तो यहाँ पर हम व्यापार करना और इनके बीच रहना बहुत आसान हो जाएगा। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करें और संस्कृति और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। कौन, कोलब्रुक और विलियम जोन्स चाहते थे। इन अधिकारियों की यह मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाना चाहिए, वे पहले से ही परिचित हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बालक को वही शिक्षा देनी चाहिए जिस शिक्षा में उसका क्या हो, झुकाव हो, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, वह किधर का भी नहीं हो पाएगा, अन्यथा कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। वैसे ही ये अंग्रेज चाहते थे, जिसे वे आदर महत्व देते थे। अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, और तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे विचार रख रहा है। मदरसा, अब बात आती है मदरसा। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यहाँ किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। अब देखते हैं कि इस तरह बात क्या होती है कि जब विलियम जोन्स और कोलब्रुक की कैसी बात चल रही है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 ईस्वी में क्या किया जाता है, अरबी फारसी इस्लामिक कानून को अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। क्या दिया गया, मदरसा खोला गया, जहाँ पे अरबी फारसी, ठीक ना, इस्लामिक कानून को पढ़ाया जाए और उसका हम लोग का अध्ययन करके अंग्रेजों को भी जानकारी मिले। कब खुला, 1781 ईस्वी में। कहाँ खुला, कोलकाता में। 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिली। ये सब कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि इससे तो जो क्या होंगे, भारतीय लोग पढ़ लिख करके जो है अग्रणी हो जाएगा और हमारी बात को मानेंगे नहीं, इसलिए कुछ अंग्रेज जो थे ये विचार से सहमत नहीं थे। इनसे बहुत सारे प्रचवादियों के कटु आलोचना भी किए थे कि ये विलियम जोन्स और कोलब्रुक्स जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, भारतीयों को जो है शिक्षित कर रहे हैं। प्राच्यवादी क्या है, एशिया की भाषा संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले को हम क्या कहते हैं, प्राच्यवादी कहते हैं। एक और शब्दावली है हमारे पास, क्या है, मुंशी। मुंशी क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना
और पढ़ाना जानता हो, उसको हम क्या कहते हैं, मुंशी। उसके बाद आती है एक वर्नाकुलर। वर्नाकुलर भाषा क्या है, वर्नाकुलर शब्दावली क्या है, तो यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग है। मानक भाषा से क्या है, अलग भाषा। जो हम लोग भाषा यूज़ करते हैं उससे क्या होती है, थोड़ी सी हटके होती है। इसमें क्या है कि भाषा या बोली के इस्तेमाल किया जाता है, किसी स्थानीय भाषा का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज की रोजमर्रा इस्तेमाल के स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजों के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि स्थानीय भाषा को बहुत ज़रूरी होती है। कहीं पर हम रह रहे हैं, मान के चलिए आप ही जो है कहीं पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ रूम लेकर के रह रहे हैं, तो वहाँ आप जाएंगे तो यदि आप जो है अपनी की भाषा बोलते हैं, अपने यहाँ की भाषा बोलते हैं, तो वहाँ के लोग जो है आप क्या करते हैं, कभी कभी आप ठगी के शिकार हो जाते हैं और वहाँ के लोग जो है आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए वहाँ की लोकल भाषा जानना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वर्नाकुलर शब्द जो है मानक भाषा से क्या है, अलग है, जहाँ पे स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात है 19वीं सदी की शुरुआत में से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं हम कि प्राच्यवादी जो हैं, प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। देखिए कितना घटिया इंसान है ये। कह रहा है कि जेम्स मिल जो था ये विरोध कर रहा है, प्राच्यवादियों पर हमला कर रहा है कि हमको जो शिक्षा देनी चाहिए वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार जो है शिक्षा नहीं देनी चाहिए, जनता के हिसाब से शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय से पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिमी ने किस तरह से वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल की। तो यहाँ पर जो है उसने कहा, प्राच्यवादियों पर हमला करने के बाद जेम्स मिल भी प्रमुख थे। उनका विश्वास है कि अंग्रेजों की देसी जनता को खुश करने के लिए उनको शिक्षा नहीं देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बात अच्छी कर रहा है कि उनको जो शिक्षा देनी चाहिए वो व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, तकनीकी सफलताएं हासिल कर सके, ठीक ना, उनके अंदर एक स्किल डेवलप हो सके, जिससे जो है अपने आपको एक कुशलतापूर्वक जो है अपनी क्या कर सके, जीवन यापन कर सके। उसी समय आता है 1830 में दशक में प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बैमिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर हो सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या था कि भारत के अंतर्गत जो है, जो हम अंग्रेज हैं उनको शिक्षा के ऊपर, प्राच्यवादी शिक्षा के ऊपर जो है पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, बल्कि स्किल के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे भारतीय व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में उसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। बल्कि हमें यही आशा करनी चाहिए, न कि हमें उनको फारसी, अरबी या इन सारी चीज़ों को जनता के दिलों पर राज करने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। करेगा 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या करती है, लंदन में एक स्थित क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय जो गवर्नर जनरल थे उनके लिए क्या करती है, शिक्षा के विषय के लिए एक जो है लिस्ट भेज देती है, एक लिस्ट जारी करती है, एक कागजात उनको नोटिस भेजती है। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया जाता है। किसके नाम से? चार्ल्स वुड के नाम से। चार्ल्स वुड को एक नीति पत्र मतलब वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। कब आता है? 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है कि किस प्रकार की भारतीय को शिक्षा देनी है। दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति को रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने कितने व्यवहारिक लाभ होंगे, इस पर जोर दिया जा रहा है बार बार व्यवहारिक ज्ञान के लिए। इस दस्तावेज से यूरोपीय शिक्षा का क्या होता है, एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। कहा गया कि यदि हम लोग इसको व्यवहारिक ज्ञान देते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान से ये लोग क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बनाएंगे जिससे हम उसको मार्केट में बेचेंगे और हमारी इकोनॉमिकली क्या होगी, बढ़ोतरी होगी।
इस तरह से मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों का विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप से बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। देखिए किस प्रकार की वो लोग जो है नीति अपना रहे हैं कि यदि हम इनके अंदर स्किल डेवलप कर देते हैं तो साथ ही साथ जो है ब्रिटिश वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो है ये क्या करेंगे, यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाएंगे और खरीदेंगे, बेचना शुरू करेंगे। अब वुड की नीति पत्र में क्या तर्क दिया गया था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वुड के नीति पत्र में क्या दिया जाता है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, जो मोरल एजुकेशन है, ठीक ना, उनके अंतर्गत जो होगी डेवलप होगी। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। पूरी तरीके से यदि भारतीयों के अंतर्गत जो होती है मोरल एजुकेशन दे दी जाती है, ठीक ना, तो उनके अंतर्गत ईमानदारी आएगी, सत्यवादिता आएगी और हम बाहर के लोगों को न ढूंढ करके यहीं के लोगों को क्या कर लेंगे, काम पर लगा सकते हैं। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का इतिहास न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था, बल्कि लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 की नीति पत्र के बाद 1854 नीति पत्र के बाद अंग्रेज ने कई अहम कदम उठा लिया। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाया गया। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे थे, ठीक है। मतलब 1857 में ही कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ इधर जो है क्रांतियाँ भी चल रही थी। अब नैतिक शिक्षा की मांग क्या है, यहाँ देखते हैं कि जब 19वीं सदी की बात है तो भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों को घोर विरोध किया। ईसाई जो प्रचारक थे, ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसारण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि व्यवहारिक शिक्षा तुम भारतीयों को दे रहे हो, इसके पक्ष में हम नहीं हैं, हम इसके विरोध करते हैं। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा के उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। उन्होंने कहा कि हम व्यवहारिक ज्ञान दे सकते हैं लेकिन उनके अंतर्गत जो है एक सभ्यता नहीं ला सकते। सभ्यता तो लाने के लिए क्या करना होगा, नैतिक चरित्र में सुधार के लिए हमें शिक्षा देना चाहिए। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा न हो जाए और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगे। इसलिए 1813 तक जो है जो भी अंग्रेज थे वह ईसाई धर्म के प्रचार प्रसारण को क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे कि कहीं तुम आओगे और ये क्या करेंगे, भारतीय भड़क जाएंगे, ये जो होंगे असंतोष की भावना जागृत हो जाएगी, विरोध करने लगेंगे और जब विरोध करेंगे तो हमारे ऊपर शक करेंगे और जब हमारे ऊपर शक करेंगे तो हमारी जो सत्ता होगी डगमगाने लगेगी। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता है था। 1800 में एक छापखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से मानने लगी। यहाँ पे देखते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। जो स्थानीय पाठशाला थे, बने हुए थे, उसका क्या हुआ। तो अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था, कैसे शिक्षा दिए जाते थे, बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं जाते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। पहले आता है कौन, विलियम एडम 1830 में, और उसने आकर के क्या किया कि बंगाल और बिहार जैसे जिलों का ब्यौरा दिया जाता है, दौरा करता है, पूरा उनका जो है जांच पड़ताल करता है
उसके बाद क्या करता है कि कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा के प्रति रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंप देती है। और एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने बताया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं, स्थानीय पाठशालाएं हैं। ये छोटे छोटे केंद्र थे जिनसे आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। एडम आता है, पूरा जांच ब्यौरा कर लेता है बंगाल में, बिहार में, और देखता है कि छोटे छोटे जगहों पे जो है पाठशालाएँ हैं, और उन पाठशालाओं में जो है ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, ज़्यादा आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी भी नहीं थे, लेकिन बढ़ाई जा सकती है, और कुल मिला के यानी 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशाला किसके द्वारा चलाई जाती थी? जो संपन्न लोग थे, जो स्थानीय समुदाय थे, उनके द्वारा चलाई जाती थी, और पाठशालाएँ स्वयं गुरुओं द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। उसके बाद देखा जाए कि शिक्षा जो था काफ़ी तरह से लचीला था। आज जिन चीज़ों का स्कूल से उम्मीद रख करते हैं, कुछ चीज़ें समय की पाठशालाओं से भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, जो दे दिया, जो रख लिया गया था। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। कक्षाएं अलग से लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तहान और नियमित समय सारणी व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में चलती थी। कई गाँव, दुकान या परिसर मंदिर के कोने या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उसके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी। क्या पढ़ाना है, क्या विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थी गुरु से बात करते थे। हमने देखा कि हमारी शिक्षा किस तरह की है, ठीक ना। उसको अमीर लोग जो है अपने पैसे चला रहे हैं, पर जो फीस तय की जा रही है वह लोगों के हिसाब से तय की जा रही है। गरीब अमीरी के तय हिसाब से तय की जा रही है। बैठने के लिए, उठने के लिए, पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, छपी हुई किताबें नहीं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पाठशाला में नहीं होती थी। गुरु तय करते थे समय अनुसार कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। इन सारी चीज़ों को जो है वह विलियम एडम आते हैं और बंगाल और बिहार के अंतर्गत देखते हैं। तब उनको अनुमान लगाया जाता है, नहीं हमें क्या करनी चाहिए, एक शिक्षा की आवश्यकता होगी। तो एडम ने पाया कि यह लचीला प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे और कटाई और अनाज निकलने के बाद फिर पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थी। यही परिणाम था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। अब देखिए हम लोग किस प्रकार से जो है अंग्रेजों के बनाए हुए नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। जो हमारे यहाँ जो होती है कि जून जुलाई में जो होती है, मार्च अप्रैल में तक से फिर शुरू होती है, और मार्च में क्या होती है, विद्यालय हमारे जो होते हैं बंद कर दिए जा रहे हैं कि जो हम फसल हैं उस फसल की अपनी क्या कर सके, भागीदारी दे सके, और फिर फसल कट जाने के बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। बात है नई दिनचर्या एवं नए नियम की। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या में नए नियमों का नियमित निरीक्षणों के लिए पाठशालाओं और व्यवस्थित करना चाहती थी। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले किसको रखा जाता है। कंपनी ने एक कदम उठाया कि हम विद्यालय खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, और स्कूलों में सबसे पहले किसको रखा जाता है, तो बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया गया। इनमें से प्रत्येक पंडित 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों को काम पाठशालाओं का दौरा करना था, ठीक ना। इनको पहले ही बड़ा काम दे दिया गया है, क्या करना है आपको कि बड़ी स्कूलों का दौरा करना है, जो भी पाठशालाएं हैं उनका दौरा करना है, निरीक्षण करना है, वहाँ अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। कंपनी जो है ये तय कर देती है कि आप जो है क्या करेंगे, विद्यालय का रिपोर्ट भेजेंगे बार बार, और इस रिपोर्ट को भेजने के लिए आप वार्षिक रूपरेखा तैयार करने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, ठीक है, नियमित रूप से कक्षाएं में आएँ, तय सीट पर ही बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे, बाहर से पैसे आने लगे, ठीक ना। जब बाहर से पैसे आने लगे, स्थानीय लोग भी पैसा देने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। कोई भी जो पाठशाला थी वह यदि नई व्यवस्था थी, इस रिपोर्ट के अनुसार जो थी, यदि कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार यदि वह नहीं चलाना चाहती थी तो उसको पैसा नहीं दिया जाता था। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे।
उसी में हम बात करते हैं किसके, अरविंद घोष की। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, यही कारण था कि अशोक जो था वह जो भी अपनी लेख लिखवाता था वह अपनी प्राकृत भाषा और में ही लिखवाते थे, क्योंकि हर लोगों तक क्या हो सके, पहुंच सके। इन बातों पर बल दिया। यद्यपि छात्रों को अपने मूल साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के पश्चिमी अंधकार का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अरविंद घोष का कहना था कि जो भी शिक्षा दी जाए वह मातृभाषा में दी जाए, जिससे हर घर तक जो है शिक्षा पहुंचाई जा सके। और इन नियमों का नतीजा क्या निकलता है, पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था का अनुशासन का मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है। यहाँ पे एक बात देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर के हम लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतम मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक, उनका गौरव भाव नष्ट हो जाता है। मतलब महात्मा गांधी का कहना ये था कि हमें अंग्रेजों की शिक्षा लेनी चाहिए थी, लेकिन अपनी कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन बात तो यही है कि किसी एक चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो दूसरा तो छोड़ना ही पड़ेगा। यदि सत्य को छोड़ेंगे, सत्य को ग्रहण करेंगे तो असत्य को छोड़ना पड़ेगा, यदि असत्य ग्रहण करेंगे तो सत्य को छोड़ना पड़ेगा। तो वही कहते हैं महात्मा गांधी कि अंग्रेजी की शिक्षा ने हमें क्या कर दिया, गुलाम बना दिया और हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा से विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इससे भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे, क्योंकि जब जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में जानेंगे, उसी को तो हम पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो गांधी जी ने कहा कि यदि हम ब्रिटिश के बारे में जानकारी करते हैं, ब्रिटिशों से पढ़ते हैं, तो उनको हम पसंद करने लगेंगे और उनकी कल्चर को हम क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन गांधी जी कैसी शिक्षा चाहते थे? गांधी जी शिक्षा ऐसी चाहते थे कि पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, सम्मान, स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बन रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उन्होंने अपने सामाजिक परिवेश में काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। गांधी जी का कहना था कि जो भी हमारी शिक्षा दी जा रही है वो हमें मातृभाषा में दो, हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुम अदर भाषा में दे रहे हो, जिससे हमारे बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है, वह अपनी कल्चर को छोड़ रहे हैं, अपनी भाषा से अलग बन रहे हैं, उनको अपाहिज बनाया जा रहा है, उनको अपनी ही राष्ट्र में अजनबी बना दिया जा रहा है। दूसरा भी यदि आता है कि महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय क्या है, पढ़ने लिखने पर केंद्रित है और पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्म विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही नहीं शिक्षा होती, इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से काम करती है। मतलब गांधी जी का कहना था कि आप जो है हमें जो शिक्षा दे रहे हैं वह शिक्षा ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि हमें ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो हम स्किल डेवलप कर सके और अपने काम भी कर सके। हमें ऐसी शिक्षा नहीं पा लेना है कि जो है सिर्फ पढ़ने लिखने पर ही जोर दिया जाए और उसका लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट ना हो।